नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज इस सेशन में हम सेल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सेल जो है हमारे जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और इसी से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक रक्त की बूंद में लगभग 40 से 50 लाख सेल्स पाई जाती हैं और कई सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। और कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और कई सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार सेल जो है दोस्तों सबसे छोटी इकाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सेल की सबसे बाहरी परत को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो दोस्तों तीन झिल्लियों से घिरी हुई होती है। और इसका निर्माण क्या है दोस्तों? प्रोटीन व लिपिड से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों, एक मिनट, ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन यानी कोशिका की झिल्ली। मेम्ब्रेन को दोस्तों झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ भी पाया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा। क्या? प्रोटोप्लाज्मा। सेल के अंदर सेल के अंदर जो कुछ भी है वो सब प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मा। तो ये दोस्तों हमारा है न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा होता है दोस्तों। क्या होता है? इसके न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी होता है दोस्तों वो होता है हमारा साइटोप्लाज्मा। क्या? साइटोप्लाज्मा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम क्या करता है दोस्तों? ये धागेनुमा संरचना होती है जो गुणसूत्रों की रचना करती है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मा पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा पाया जाता है जो क्या करता है दोस्तों? जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर राइबोसोम वगैरह काफ़ी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दोस्तों हमारी 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोस्तों ये जो होती है पेड़ पौधों में पाई जाती है। ये कोशिका जो है पेड़ पौधों में पाई जाती है। इससे सिंपल सेल होती है जो बिना मेम्ब्रेन और बिना न्यूक्लियस के होती है, क्योंकि दोस्तों ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। न्यूक्लियस अब यूकैरियोटिक दोस्तों होती है। प्रोकैरियोटिक को हम दोस्तों 70S भी कहते हैं। यूकैरियोटिक होती है हमारी 80S होती है, जो मानव व जीवों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके साथ साथ ही अन्य ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि होते हैं। यह मनुष्य व जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन ये कोशिका की बाहरी परत है। कैसी है दोस्तों? ये कोशिका की बाहरी परत है, पतली इलास्टिक सेमी प्रीमेम्बल का मतलब होता है दोस्तों, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है।
ये 3 परतीय झिल्ली है। इसमें लगभग 3 परतें पाई जाती हैं जो पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है, अंदर के पदार्थों की रक्षा करती है और जिसका निर्माण प्रोटीन व लिपिड से हुआ है। जिसका निर्माण किससे हुआ दोस्तों? प्रोटीन व लिपिड से हुआ है। ओके दोस्तों, किससे हुआ? प्रोटीन व लिपिड से हुआ है। साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ है जहां ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ये न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के भीतर का भाग होता है। ओके दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मा जैसा कि आपको पहले ही अवगत करा दिया गया, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मा क्या है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वे सभी प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वे सभी प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को दोस्तों कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है और इसकी खोज जो है दोस्तों, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोलर ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को कहा जाता है। ये सेल के सारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और डीएनए गुणसूत्र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या है? केंद्रक का वह तरल पदार्थ जो डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कोलिकर ने की थी और नाम जो है दोस्तों वो अल्टमैन ने दिया था। ठीक है, खोज कोलिकर ने की थी और नाम अल्टमैन ने दिया था और कोलिकर जिन्हें कहते हैं बेंडा, खोज बेंडा ने की थी, कोलिकर बेंडा ने की थी और नाम जो है दोस्तों उन्हें अल्टमैन ने दिया था। इसे बायोब्लास्ट कहा, अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या बेंडा ने इसे क्या दिया दोस्तों? एक मिनट, सॉरी, कोलिकर ने इसे खोजा, नाम अल्टमैन ने दिया और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ओके दोस्तों, इसके उपनाम क्या है? उपनाम से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके उपनाम है दोस्तों एटीपी मिल, पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह आदि कई नाम है। ठीक है, इसके साथ इसका कार्य क्या है? इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दोस्तों एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। यह एरोबिक ऊर्जा का निर्माण करता है। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरी एक रॉड के आकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? कई बार पूछा गया है, किस आकार की होती है? रॉड के आकार की होती है। इसके पास खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम के उपनाम है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसकी खोज जॉर्ज पैलेडे ने की थी। ठीक है, जॉर्ज पैलेडे ने की थी। ये प्रोकैरियोटिक्स में 70S और यूकैरियोटिक में 80S के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है दोस्तों? ये हमारे न्यूक्लियस से चिपके ठीक है धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और इसके साथ साथ ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होते हैं? एक मिनट दोस्तों,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें दोस्तों रफ कहा जाता है, यानी ये राइबोसोम चिपके होने की वजह से ये खुरदरे होते हैं। इसके साथ साथ ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ चिकनी होते हैं और ये लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण, स्टेरॉइड यानी वसा का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं वसा कैसी होती है, चिकनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। कार्य प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करना, प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग करना इसका मुख्य कार्य होता है और उन्हें सही स्थान पर भेजने में भी ये क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइसोसोम का निर्माण भी यहीं से शुरू होता है दोस्तों। लाइसोसोम जो होता है हमारे शरीर सेल का मुख्य पार्ट होता है, उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी से होता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और इसे क्लीन अप क्रू भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही डाइजेस्टिव बैग भी इसे कहा जाता है। इसकी खोज क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। इसका कार्य क्या होता है, इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं। बाहरी कणों और पुरानी कोशिकाओं को पचा देते हैं। ये मृत सेल का भक्षण कर देता है, ठीक है। ये मृत सेल का भक्षण भी करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली या डाइजेस्टिव बैग, ठीक है, वैक्यूल्स, ठीक है। ये जल की थैलियां हैं जो जल की आपूर्ति करती हैं। वैक्यूल्स क्या, हमारे सेल के अंदर जल की थैलियां हैं छोटी छोटी जो जल की आपूर्ति करती हैं। इसके बाद सेंट्रोसोम, ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिका विभाजन में निर्माण करते हैं। एक मिनट, लाइसोसोम क्या करते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं जो गुणसूत्रों को अलग करने में मदद करती है, ठीक है। धागे नुमा संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन का योग से बनती है। मानव कोशिका में क्रोमोसोम 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 23 जोड़े पाए जाते हैं जो 2 प्रकार में विभाजित हो जाते हैं, ऑटोसोम 22 जोड़ी और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ी, ठीक है। कुल संख्या 46 होती है, ठीक है। कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने सेल के बारे में, उसके कार्यों, उसके भाग और उसके कार्यों के बारे में डिटेल से चर्चा की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, ये जो दोस्तों होती है, ये कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली होती है जो प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई होती है और ये 3 परतों से घिरी हुई होती है और इसका मुख्य कार्य पदार्थों पर आवागमन को नियंत्रण करना होता है, ठीक है। आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है, अनावश्यक पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है। इसके बाद हमने देखा, देखो साइटोप्लाज्मा क्या होता है। साइटोप्लाज्मा दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये क्षेत्र होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद हमने देखा प्रोटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं, ओके दोस्तों। और इसके साथ साथ ही हमने देखा न्यूक्लियस जो है इसे कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों सेल के कार्यों के नियंत्रण करता है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। और इसके साथ रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन
1831। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ ही न्यूक्लियस का कार्य होता है सेल के कार्यों को नियंत्रण करना। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम? हमारी सेल में लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बने हुए होते हैं। क्या के? एक मिनट दोस्तों, जो लाइसोसोम दोस्तों जो होते हैं, लाइसोसोम ये हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बने होते हैं और इसकी खोज डी दुबे ने की थी, डी दुबे ने की थी। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के बने होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो इसके अंदर पाया जाता है और ये जिस समय कोशिका का पाचन करते हैं उस समय यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑर्गन सेल के ऑर्गन्स पर क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये क्या करता है, सेल की सफाई का कार्य करता है, क्लीन अप क्रूवी से कहा जाता है। और इसके बाद हमने देखा प्रोटोप्लाज्मा हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं रेक्टिकुलम। क्या रेक्टिकुलम दोस्तों? ये ये सेल ये न्यूक्लियस के चारों ओर घेरे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं दोस्तों। और इनका ये दो प्रकार के होते हैं जिन पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। वो तो होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक ठीक है, रेक्टिकुलम। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और इन पर दोस्तों राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। और जो हमारे चिकने होते हैं, क्या सॉरी दोस्तों, ये ठीक है, ये जो बिल्कुल चिकने होते हैं इनको कहते हैं स्मूथ। क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है दोस्तों, इनका कार्य होता है वसा का संश्लेषण करना, वसा का संश्लेषण करना। ठीक है, संश्लेषण करना। ठीक है, इसके साथ साथ ही और क्या होता है दोस्तों? और होता है इसमें लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये धागे नुमा होती है। ठीक है, ये धागे नुमा रॉड के समान होती है और ये एटीपी का निर्माण करती है। ये क्या करती है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करती है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद हमने देख लिया गोल्जी बॉडी। क्या अब देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी, इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? गोल्जी बॉडी की कैमिलियो गोल्जी। क्या कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य भी करती है, ट्रैफिक पुलिस का कार्य करती है और इसके साथ साथ इसका कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग करना होता है। ठीक है, पैकेजिंग करके और आवश्यकता वाली जगह पर भेजना होता है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा हो गया राइबोसोम। क्या अब हम देखते हैं राइबोसोम। ये सबसे छोटे होते हैं दोस्तों, कोशिका में सबसे छोटा ऑर्गन होता है राइबोसोम और ये क्या करता है? ये प्रोटीन का, ये भी दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ओके, राइबोसोम हो गया हमारा। क्या हो गया? ये हो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बाद वैक्यूल्स। क्या वैक्यूल्स ये छोटी छोटी झिल्ली होती हैं दोस्तों, थैली होती हैं। क्या वैक्यूल्स, और इनका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर जल का नियंत्रण करना। ओके, ठीक है, ये अपने अंदर क्या करती हैं? पानी को भर के रखती हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर क्या करती है? जाके जल का वो क्या देती है? बहाव कर देती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कुछ खोजें। क्या कुछ खोजें भी समझ लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। इसके साथ साथ ही जीवित सेल की खोज किसने की थी दोस्तों? जीवित सेल की एंटोनी ल्यूवेनहॉक। किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है। ये दोस्तों प्रमुख खोजें हैं। गोल्जी बॉडी दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने की थी। और इसके साथ साथ केंद्रक की खोज, केंद्रक कहाँ गया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया खोज तो दोस्तों, ठीक है, कोलिपर ने की थी। और उसके साथ बायोब्लास्ट इसे कहा, वो अल्टमैन ने कहा था। ठीक है। और नाम किसने रखा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? वो रखा बेंडा ने। किसने? बेंडा ने इसका क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ ही दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सेल के। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में क्या होती है? वर्ल्ड में कौन सी होती है? यानी वर्ल्ड नहीं दोस्तों, वर्ल्ड यानी अगर हम शरीर की बात करें, शरीर के बाहर, शरीर में बात करें तो सबसे छोटी दोस्तों होती है हमारी स्पर्म। क्या? स्पर्म। और बाहर की बात करें तो ये होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों बड़ी सेल की। सबसे बड़ी अगर हम बात करें शरीर में जो होती है तो वो होती है हमारी ओवम। क्या? ओवम, जो महिला प्रजनन तंत्र में होती है, जहाँ बच्चे का निर्माण होता है। और पुरुष योग्य दोस्तों महिलाओं में। और बड़ी अगर हम शरीर के बाहर बात करें तो ये हमारी होती है ऑस्ट्रिच में। किसमें? ऑस्ट्रिच में होती है, जिसे हम कहते हैं शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग भी इसे कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सेल इसमें पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें लंबी। क्या? सबसे लंबी सेल कौन सी होती है दोस्तों? सबसे लंबी सेल दोस्तों हमारे शरीर में ही होती है, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या? जिसका नाम होता है न्यूरॉन सेल। क्या? न्यूरॉन। क्या? और क्या रह गया दोस्तों? ये सभी हो गए। और कोशिका का अध्ययन। क्या? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी पे लिख देते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। उसके साथ साथ ही कोशिका के ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं दोस्तों? टिश्यू कहा जाता है। इस प्रकार हमारी सेल से दोस्तों रिलेटेड सभी जानकारी और डिटेल से हमने सेल के बारे में चर्चा कर लिए दोस्तों। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम दोबारा से आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन
अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।